Good morning, students. Today we are discuss about to crop production class 8 part 2. कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लास 8 एंड आवर लैब से रिलेटेड चैप्टर है ये. क्रॉप प्रोडक्शन का सभी फार्मर से रिलेटेड है, तो हम इसके बारे में डिटेल में आज स्टडी करेंगे. बट सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अंदर घर पे बैठे, बाहर न निकलें. बहुत गंभीर समस्या है अपने इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड में. जिस तरह से आर्मी मैन, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम करूंगा. मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, पूरे प्रयास करूंगा पढ़ाने का. बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो. जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी के पास इतना काम कर दो. अदरवाइज मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको पढ़ाने का. और कहीं भी कोई कमी दिख रही है आपको तो उसको कमेंट करके बता दो. मुझे कमेंट करो, बताओ कि सर ये कमी है, इसकी वीडियो चाहिए हमें, वो सब बनाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा. ठीक है, ओके, धन्यवाद. सो बी लेट स्टार्ट अबाउट टू क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 2 क्लास 8. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइलिंग द क्रॉप, सॉइलिंग द सीड को सॉइलिंग से करने से पहले क्रॉप जो सॉइल है उसको क्या किया है, प्रिपेयर किया जाता है. बिफोर सॉइलिंग द क्रॉप सीड्स, जो क्रॉप सीड्स है उनको सॉइलिंग करने से पहले क्या किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि जो फील्ड है उसको प्लग किया जाता है, जोता जाता है. द सॉइल ऑफ द फील्ड इज लूजेंड एंड ओवर टर्न्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लगिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लगिंग. खेत को जोतने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लगिंग. जब हम सीड जो क्रॉप है, क्रॉप को सोइंग करेंगे, सीड सोइंग करते हैं, उससे पहले खेत को जोता जाएगा. उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लगिंग इज कॉल्ड प्लग. इस जिस इंस्ट्रूमेंट के खेत को जोता जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं. क्या बोलेंगे, प्लग. हल आपने सभी ने देखा होगा, मोस्टली बुक्स वगैरह में है, सब देख सकते हो. हल को नहीं देखा होगा तो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं आपको. देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये प्लगिंग बाय ऑक्शन एंड ये बाय ट्रैक्टर मॉडर्न मेथड से हो रहा है. तो इस तरह के ये प्लग्स इंस्ट्रूमेंट हैं. आगे है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग. अब खेत को जोतने के बाद जो सॉइल सरफेस है उसको लेवल किया जाता है. सॉइल सरफेस को लेवल करते हैं कि उसमें जब इरिगेशन करें, सब सिंचाई करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. जो वाटर है ऑल फील्ड में आराम से स्कैटर्ड फैल जाए. पूरा जो वाटर है पूरे खेत में जा सके आराम से, इसलिए इसे क्या कर देते हैं, हम लेवल करते हैं. लेवलर होता है, जैसे एक वुडन लेवलर होता है लकड़ी का, जिसे हम हिंदी में पटेला भी बोलते हैं, जो ऑक्शन के पीछे बांध देते हैं रस्सी से और ऑक्शन आगे आगे एंड फार्मर पकड़ के चलते हैं. और ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर में भी होता है पीछे, तो उससे क्या है, पूरा जो फील्ड है एकदम लेवल हो जाता है. उसके बाद आफ्टर देन द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन सॉइल लेवलर. वुडन जो वुडन का होता है उससे सॉइल क्या हो जाती है, लेवल, उसे बोलते हैं हम सॉइल लेवलर. सॉइल वेन, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर देन जब सॉइल प्रिपेयर, उसको खेत जोत लिया, उसको लेवल कर दिया, उसका सॉइल, हम जो क्रॉप है, सीड है, उनको सॉइल करेंगे, बोएंगे. वेन सॉइल इज प्लग्ड एंड लेवल्ड. जब सॉइल प्लग्ड हो गई, लेवल्ड हो गई, सीड आर सोन इन इट. फिर उसके बाद हम उसमें क्या, सीड को डाल देंगे. द सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल. अब सॉइल में जो सीड डाले जाएंगे वो राइट डेप्थ पे डाले जाएंगे, न ज्यादा नीचे पड़ जाएं न ज्यादा ऊपर रह जाएं. अगर ऊपर साइड में रह गए फील्ड पर तो उनको जो बर्ड्स है वो ईट कर लेंगे. अगर ज्यादा डेप्थ में चले गए तो उनको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिले, जिससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. तो एक राइट डेप्थ के राइट डेप्थ पर सीड को हमें सॉइलिंग करना है. सॉइलिंग कैन बी डन मैन्युअली और बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल. सॉइलिंग को हम मैन्युअली हाथों से भी सॉइलिंग कर सकते हैं सीड को, एंड बाय सीड ड्रिल, और सीड ड्रिल द्वारा भी सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, सीड को सॉइलिंग कर सकते हैं सीड ड्रिल द्वारा. तो सीड ड्रिल एंड मैं आपको दोनों डायग्राम दिखा देता हूं, एक मिनट. ये देखो, ये इसमें मैनुअल मेथड से कर रहा है, इसमें सीड भरे हुए हैं
और साथ के साथ वो डालता जा रहा है, सीड को स्कैटर कर रहा है। एंड इसमें देखो ये है सीड ड्रिल, इसमें ऊपर सीड डाल दी जाती है, इसमें देखो ट्यूब्स लगी हुई हैं नीचे जो प्लग है उसमें, और उसके साथ साथ जैसे ही खेत को प्लगिंग किया जाता है और साथ के साथ सीड भी गिरते जाते हैं, इसे बोलते हैं सीड ड्रिल। सो नेक्स्ट, sowing can be done manually or by using a seed drill। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि इसमें सबसे पहले सीड को क्या है, छोटा सा स्मॉल फील्ड ले लेते हैं और उसको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देंगे, उसमें उस सीड को जर्मिनेट कर लेते हैं। सीड को जर्मिनेट करके फिर वहां से सीड को टेक करते हैं, अप्रूट कर लेते हैं, अप्रूट करके दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे पैडी क्रॉप है एंड चिली क्रॉप है, टोमेटो क्रॉप है और काफी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जिनको ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किया जाता है। जब एक ग्रोथ किया हुआ एक हेल्थी प्लांट्स को दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन इज कॉमन इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, मोस्टली किसमें पैडी में किया जाता है, जो धान की खेती होती है, एंड वेजिटेबल्स में किया जाता है, चिली टोमेटो और ये कलीफ्लावर काफी हैं उनको ऐसे ऑनियन वगैरह, इनको भी किसके ट्रांसप्लांटेशन द्वारा ही ग्रो किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग आर प्लांटेड इन वेल प्रिपेयर्ड फील्ड। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन के समय, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग आर प्लांटेड इन वेल प्रिपेयर्ड फील्ड, जो खेत को पहले से ही प्रिपेयर किया गया है, एट ए प्रॉपर डिस्टेंस इन रो, और एक प्रॉपर डिस्टेंस में उनको क्या किया जाता है, जब सॉइंग कर दिया जाता है प्रॉपर रो में और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। उसके आफ्टर देन, अब देखो सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर हो गई, सॉइलिंग हो गई, ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया। अब प्रॉब्लम कहां की होती है, वीडिंग जानते हो, खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट है, हमारी डिजायर्ड क्रॉप है, और अनडिजायर्ड प्लांट है उन्हें हम बोलेंगे वीडिंग। तो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स, अनवांटेड प्लांट को हम क्या बोलेंगे, वीड्स, ग्रोइंग अलोंग विद द डिजायर्ड क्रॉप, जो हमारी डिजायर्ड क्रॉप है उसमें ग्रो होगा। सपोज दैट हमने वीट क्रॉप की, उसमें जो अनडिजायर्ड है, अनवांटेड प्लांट ग्रो करेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीड्स। अब उनको हमें अलग भी करना है, तो अलग करते हैं उनको फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। जो फील्ड में अनवांटेड प्लांट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीडिंग। एग्जाम्पल, एमरैंथस, चौलाई होती है, चिनोपोडियम जैसे बथुआ है, एंड अदर ग्रासेस भी, बहुत सारी ग्रासेस होती हैं। देन अब बीडिंग को मैन्युअली हाथों से भी आपने देखा, वो बोलते हैं कि नराव करना, तो मैन्युअली बाय प्लगिंग आउट द वीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रबल होता है खुरपी के द्वारा हाथों से अनवांटेड प्लांट को अलग किया जाता है। कुछ होता है बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड में क्या होता है बेटा, देखो, सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड, कुछ केमिकल का यूज किया जाता है वीडीसाइड्स को खत्म करने के लिए, आर स्प्रेयर्ड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। कल मैंने पार्ट 1 में स्प्रेयर का वो डायग्राम दिखाया था आपको, पार्ट 1 देख लेना, उसमें प्ले लिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में पहुंचो, वहां पर सभी वीडियो 6th क्लास के दोनों पार्ट है, 7th क्लास के दोनों पार्ट है फर्स्ट चैप्टर के, एंड 8th क्लास का भी आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्प्रेयर, these chemicals check the growth of many weeds but do not affect the main crop। अब क्या देखो बेटे, जो वीडीसाइड हैं आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रे, दीज केमिकल्स चेक द ग्रोथ ऑफ मेनी बीड्स, बट जो वीडीसाइड है उनका बहुत सारी बीड्स पर यूज किया गया, प्रयोग किया गया कि इससे जो मेन क्रॉप है, हमारी डिजायरेबल क्रॉप है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट बाद में पता चला कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ओनली वीडीसाइड, जो वीडीसाइड है उन्हीं पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हम वीडीसाइड का यूज भी करते हैं। डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। अब वीडीसाइड कौन कौन से, एग्जाम्पल 2,4-D, डेलापॉन, और ये है मेटाक्लोर, ईटीसी, इस कई टाइप के वीडीसाइड्स होते हैं, कुछ मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं वीडीसाइड्स। ये है देखो 2,4-D इथाइल एस्टर, ये भी एक वीडीसाइड है। एक और है नेक्स्ट, एक ये है पेंडिक्ले, ये भी एक वीडीसाइड्स है।
इस तरह से हम अपनी क्रॉप को अनडिजायरेबल जो प्लांट है उनसे बचा सकते हैं। आगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है? जो मैन्योर होता है जो वेस्ट मटेरियल, काउ डंग, बफेलो डंग एंड होम से जो वेस्ट गार्बेज निकलता है, जो सड़ गल जाता है, उसे मैन्योर, जिसे खाद बोलते हैं। तो मैन्योर इज द मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सच एज काउ डंग, बफेलो डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट। इससे सबसे क्या मिलता है? मैन्योर। इनसे क्या मिलता है? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, क्रॉप को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे जो क्रॉप है मोस्ट अधिक अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। अब मैन्योर भी क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो मैन्योर जो नॉर्मल मैंने बताया, काउ डंग, बफेलो डंग एंड हमारे होम से जो वेस्ट गार्बेज निकलता है वो मैन्योर। दूसरा है फर्टिलाइजर। दूसरा क्या है? ये फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर आर मिक्सर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। फर्टिलाइजर को एक केमिकल कंपाउंड से बनाया जाता है, रिच इन नाइट्रोजन। जो प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है, कल भी बताया मैंने, नाइट्रोजन की नीड क्यों होती है? प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए किसकी नीड होगी? नाइट्रोजन। एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लांट को नीड है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की नीड हमारे अंदर है। जो चीज प्लांट को है वही हमारे अंदर है। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज रेदर देन एनिमल वेस्ट। अभी फर्टिलाइजर कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्री बनाए जाते हैं। रेदर देन एनिमल वेस्ट कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। एनिमल वेस्ट, जो एनिमल डेड वगैरह हो जाते हैं, वो भी एक तरह से कंपोस्ट का ही काम करते हैं। अगर खेत वगैरह में डाल तो उनसे भी हमें जो डेड एनिमल हो जाए, अब देखते हो इधर उधर एनिमल डाल देते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह उसे डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज कर देते हैं तो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी वहां से भी उसे जो प्लांट है उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। वो भी है कि जो वेस्ट एनिमल है फर्टिलाइजर की तरह ही काम करता है। सभी स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लो इसको, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखो इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है? वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। इरिगेशन वाटर नेसेसरी ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए वाटर क्या है? नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? वाटर क्या है? बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वाटर की आवश्यकता है। विदाउट वाटर के ना तो एनिमल रह सकते, ना ह्यूमन बीइंग रह सकते, ना ही प्लांट रह सकते। तो इफ प्लांट डू नॉट गेट सफिशियंट वाटर, अगर प्लांट को सफिशियंट वाटर नहीं मिला, द श्रिवल अप, वो क्या? मुरझा जाएगा। श्रिवल अप, श्रिवल अप मतलब मुरझा जाएगा। वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब प्लांट में पानी लगाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इरिगेशन। क्या बोलेंगे? इरिगेशन। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल। अब मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेनफॉल है। बट अब रेनफॉल जब फार्मर को डिजायर है किसकी? इरिगेशन की। अब हमें फार्मर को डिजायर है, मान लो सपोज अभी तो बारिश होगी नहीं, तो अब इस समय हम क्या करें? इस समय हमारे पास उस जब पहले टाइम में इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तो बारिश पे डिपेंड रहते थे, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। बट अब ट्यूबवेल्स हैं, केनाल्स हैं, अदर और भी समरसेबल्स वगैरह लगा रखे हैं अपने अपने खेतों पर। तो वहां से जब भी डिजायर है, जब भी प्लांट्स को वाटर की डिजायर है, वाटर की नीड है, उस समय प्लांट को वाटर क्या प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब जो रेन है, रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कोई भी फार्मर, रेन हो या ना हो। बट रेन इंपॉर्टेंट है, रेन का बारिश होना। बट अब ये नहीं कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमें वाटर नहीं मिलेगा, हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल। रेनफॉल के अलावा और भी कई सोर्स हैं वाटर के, उनके कुछ मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, वो देख लो आप। उसमें फर्स्ट डायग्राम है वाटर व्हील्स, रहट बोलते हैं इसे, ये पुराने समय में चलता था। फिर नेक्स्ट है ये लिफ्ट इरिगेशन, इसे ढेकली बोलते हैं। ढेकली, इस तरह से भी वाटर इरिगेट किया जाता था। थर्ड है स्विंग बास्केट, मोट बोलते हैं इसे। स्विंग बास्केट को इसको क्या बोलते हैं? देखो इसे मोट बोलते हैं, स्विंग बास्केट। फोर्थ है ड्रिप इरिगेशन। देखो ड्रिप इरिगेशन क्या, वाटर बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता वाटर का। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन वाला ये। आगे नेक्स्ट है ये
फॉर इरिगेशन, फील्ड बेंड्स, फील्ड जिससे क्यारी वगैरह बोलते हैं वो बना देते हैं इस तरह से। स्प्रिंकलर भी अच्छा है। और ट्यूबवेल्स तो आप सभी ने देखे ही हो, ट्यूबवेल से इरिगेट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इरिगेशन के सिस्टम है, इनसे ऐसे इरिगेट, ये दो तीन तो पुराने समय के, बट नाउ डेज इनका यूज किया जा रहा है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब हमें क्रॉप सॉइल तैयार हो गई, क्रॉप हमारी जर्मिनेट हो गई और हमने इरिगेट भी कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए, इंसेक्ट आ गए, वो क्रॉप को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अपनी क्रॉप की सुरक्षा भी तो करनी है, इतना पैसा लगाया है तो क्रॉप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो पेस्ट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डैमेज क्रॉप एंड मेक देम अनफिट, क्या करते हैं, अनफिट कर देते फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द मोस्ट कॉमन पेस्ट आर इंसेक्ट, रैट्स, रैबिट्स एंड बर्ड्स। माइक्रोब में होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस etc। तो ये सब क्या है, इंसेक्ट है, एक तरह से पेस्ट है जो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए, कंजप्शन के लिए सफिशिएंट क्रॉप नहीं होती है। तो अब भाई इतना पैसा लगा है तो क्रॉप को प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो यहाँ पर क्या है, पेस्ट को, जो इंसेक्ट है उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। सम इंसेक्ट रेट सम केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स होते हैं, आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू डिस्ट्रॉय पेस्ट्स। जो पेस्ट को मारने के लिए उनका क्या स्प्रे किया जाता है। जैसे पेस्ट वगैरह जो भी इंसेक्ट वगैरह है वो डेड हो जाते हैं और हमारी क्रॉप बच जाती है। बट मोस्ट ज्यादातर इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए पेस्टिसाइड का, ये हार्मफुल भी है। अगर मोर एंड मोर इसका यूज करोगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होगा। नॉर्मल तरीके से इसका स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग, अब नेक्स्ट, अब प्रोटेक्ट भी कर लिया हमने क्रॉप, उसके बाद आ गया अब हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। अब लास्ट आप जानते हो हार्वेस्टिंग क्या आएगा, हमें अब फसल को काटना है, उसके बाद थ्रेसिंग मतलब अब जो भूसा है उसे अलग करना है, दाने अलग करने हैं। विनोविंग में मतलब ऊपर से ऐसे डालते हैं, विनोविंग करते हैं। इसके भी बोर्ड डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर समझाता हूं विनोविंग का। देखो ये सिकल है, दरांती बोलते हैं। ये थ्रेसर है, इससे ग्रेन्स एंड भूसा को अलग किया जाता है। ये है सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड चाफ बाय वो विनोविंग मेथड द्वारा है। देखो ये देखो इस तरह से। वंस द क्रॉप मैच्योर इट इज द हार्वेस्टेड। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है एक बार तो उसे हार्वेस्टेड काट लिया जाता है, काट के, और जब भूसा वगैरह सबको अलग करके और जो ग्रेन्स होते हैं उनको अपने घर पे रख दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जिस प्रोसेस को जो क्रॉप है उसको काट के इकट्ठा करके इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद स्टोरेज, द ड्राइड ग्रेन्स, सूखे हुए ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सुटेबल कंटेनर्स कॉल्ड बीन्स और जूट बैग। और जूट बैग होते हैं उनमें, और कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें, उनको भर के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, भर के रख दिया जाता है इन फ्यूचर के लिए। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, अब क्रॉप का हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट और करना है। क्रॉप जैसे जैसे हम आगे विकास होता गया और पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्रॉप की जिस फूड की नीड बढ़ती गई। अब मानो फील्ड तो उतना ही है, बट जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की नीड होगी। अब मान लो हमें उतने ही फील्ड में, जितने हमारे पास फील्ड है उतने ही हमें लार्ज क्वांटिटी में क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, जिससे सभी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स को फूड प्रोवाइड हो सके। अब क्या न्यू टेक्निक्स यूज करने लगे, टेक्निक्स का यूज किया। देखो यहाँ पर क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव्ड बाय 3 मेथड्स। सबसे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट के बारे में जानो, किस टाइप का प्लांट है। सेकंड है सिलेक्शन, प्लांट का सिलेक्शन करो, अच्छी क्वालिटी का प्लांट है या खराब क्वालिटी का प्लांट है। अगर अच्छी गुड क्वालिटी का प्लांट है तो उसे सिलेक्ट कर लो।
थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि डिजायरेबल जीन्स, मान लो हमने 2 या 3 या 4 कई टाइप्स की क्या ले ली, वेराइटीज ले ली, अब उनमें से डिजायरेबल जीन ले ली। बायोटेक्नोलॉजी में होता है डिजायरेबल जीन लेके और एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सीड बना दिया। उससे क्या हुआ कि जो हमारा यील्डिंग उत्पादन था क्रॉप का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया डिजायरेबल जीन से। जो उसमें जो हार्मफुल जीन्स थे तो बाहर निकाल ली, जो एकदम अच्छी क्वालिटी की जीन्स है उनसे निकाल के और एक हाइब्रिड सीड बना दी। जैसे मैज होती है, एक तो होती है जिसे बोलते हैं देसी मैज, एक होती है हाइब्रिड मैज। हाइब्रिड मैज देखो आप कितने बड़े बड़े सीड होते हैं उसके, ऐसे ही हाइब्रिड गेहूं, हर एक सीड सब हाइब्रिड बनाया जा रहा है जिससे जो प्रोडक्शन है उसका वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, आराम से समझने की कोशिश करो, पूरा समझोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैज बीन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। अब मैंने अभी बताया था डिजायर्ड कैरेक्टर्स को चूज कर लिया जाता है हाइब्रिडेशन में और उनको उनसे एक न्यू सीड प्रोवाइड या बनाया जाता है एंड द लीड टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जिससे क्या हमारे यहाँ हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गई। 1965 से पहले हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं होता था और जिसे हंगर बोल सकते हैं, भुखमरी वगैरह होती थी, बट 1965 से एकदम ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से हमने अपने क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ाया। नेक्स्ट अब है जो कल भी आपने पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में, आज भी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। नाइट्रोजन साइकिल, द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में एंड प्लांट की लाइफ में। दोनों, नाइट्रोजन न हो तो न प्लांट ग्रो करेंगे न एनिमल ग्रो करेंगे। क्यों, नाइट्रोजन का मेन रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो एनिमल्स एंड प्लांट्स उनकी बॉडी ग्रोथ करेगी, समझ रहे हो ना। तो नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ एंड प्लांट्स। The cycle of process by which the nitrogen element is circulated continuously through the living and non-living component of the बायोस्फीयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन मान लो सॉइल में नाइट्रोजन, सॉइल से कहा प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पहुंची, नाइट्रोजन प्लांट ने प्रोटीन सिंथेसिस किया। वो प्रोटीन सिंथेसिस किसने, एनिमल ने ईट किया प्लांट को। जब एनिमल ने ईट किया तो एनिमल के अंदर भी पहुंच गया, वो एनिमल के अंदर पहुंच, फिर एनिमल क्या हो गया, डेड हो गया। एनिमल जब डेड हुआ तो वो कहा अर्थ पे ही आएगा, उसको कौन, बैक्टीरिया एंड वायरस डिकम्पोज कर देंगे और किसमें, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नाइट्रोजन खत्म नहीं हुई, नाइट्रोजन फिर दोबारा से सॉइल में आ गई, फिर सॉइल में आएगी, फिर सॉइल से फिर दोबारा किसमें, प्लांट में, और ये साइकिल इस तरह से एटमॉस्फेयर में चलती रहती है नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट है बेटा देखो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को पालना। अब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हमने एनिमल्स के बारे में भी जाना कि एनिमल से भी फायदा होता है, एनिमल को भी पालने लगे। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनको जो रियरिंग करते थे, पालते थे, उनको क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक, जीवित जो प्रोडक्शन था लाइव स्टॉक बोला उन्होंने। आगे इसमें देखो सबसे पहले क्या था, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग कराने में उनका जनरेशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़े। ब्रीडिंग कराओगे उनमें अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स में ब्रीडिंग कराओगे तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। फिर है फीडिंग, उनका खान पान अच्छी क्वालिटी का। फीडिंग का मतलब है यहाँ पर खाने से, फीडिंग का मतलब खान पान उनका देख रेख करना, खाना देना अच्छी क्वालिटी का। वीडिंग, अब वहां पर वीडीसाइड से, वीडीसाइड का मतलब अनडिजायरेबल, यहाँ पर भी वीडिंग है। वीडिंग का मतलब है ऐसे एनिमल जो किसी काम के नहीं है, अनडिजायरेबल हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उनको अलग कर दिया जाएगा, उनसे ब्रीडिंग नहीं कराई जाएगी जिससे कोई पॉपुलेशन बढ़े। अब आगे हीडिंग एंड केयरिंग, हीडिंग एंड केयरिंग का मतलब है अच्छी तरह से देखभाल करना। क्या करना, अच्छी तरह से एनिमल्स की देखभाल करना। अब मान लो कौन कौन से एनिमल हैं जिनको हम क्या करते हैं, पालते हैं। कैटल है, कैटल में क्या आ जाते हैं, जो एनिमल, बफेलोज, ऑक्स, काव और ये हॉर्स, कैमल, ये सब कैटल्स में आएंगे। पोल्ट्री में ये हैन वगैरह, पोल्ट्री, इससे चिकन, एग वगैरह मिलते हैं हमें। काव फैलो से मिल्क, दही, घी, कर्ड, ये सब कुछ हमें कहां से मिलता है, कैटल से। पोल्ट्री से जो बर्ड्स वगैरह वो पालते हैं, हैन वगैरह, इससे हमें एग मिलते हैं एंड मीट मिलता है, जिसे चिकन बोलते हैं, जिससे प्रोटीन वगैरह मिलता है। उसके बाद है फिशरी, फिश को भी पाला जाता है, फिश पालन।
उससे भी क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फिर से विटामिन ए विटामिन डी मिलता है। इसके बाद हनी भी, मधुमक्खियों को मधुमक्खी पालन बोलते हैं, मधुमक्खियों को भी पाला जाता है, उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से की जाती है जिससे हमें हनी प्रोवाइड हो सके। और हनी का यूज इसमें मेडिसिन वगैरह भी करते हैं और अपने हेल्थ में यूज करने, खाने के लिए भी हनी का यूज करते हैं। तो इस तरह से बेटा इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। आप एक बार दोबारा देख लो। ब्रीडिंग मतलब जनरेशन बढ़ाना, फीडिंग मतलब खान पान का ध्यान रखना, वीडिंग मतलब जो खराब क्वालिटी के उनको अलग करना, हीडिंग एंड केयरिंग अच्छी तरह से देखभाल करना। कैटल एनिमल्स आ जाते हैं सभी इसमें, मान जो पालतू एनिमल्स हैं। और पोल्ट्री हैन वगैरह को पालते हैं। फिर मछली पालन करते हैं। एंड हनी भी, मधुमक्खी को पालते हैं जिससे हनी हमें प्राप्त हो सके। सो मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा अच्छे से ये नोट कर लो, नोट करके नोट करके और नोट्स बनाओ। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार और देखो, और मैं आशा करता हूं आपके समझ में जरूर आया होगा। और लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर दो, जिससे मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और जो भी वीडियो आपको चाहिए, मान लो कौन सी भी क्लास की चाहिए 12th क्लास तक, तो वो मैं पूरी बनाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके बताओ सर हमें इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।